एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15th एंड 16th जनवरी के करंट अफेयर्स। 15th ऑफ जनवरी को हमने इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया था और पहली बार इस दिन का आयोजन जो है वो दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में हुआ था। अब पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज के बाद आज के हम अपने करंट अफेयर्स को लेंगे, फिर कुछ रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर आपको जानकारी दे देती हूँ मैं कि अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। परचम के टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। परचम की टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था इसकी एक ईयर बुक तैयार की है। वो ईयर बुक भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है। एसएससी कोर्स भी अवेलेबल होंगे आपको। एसएससी कोर्स भी अवेलेबल है कहाँ पर? हमारे एप्लीकेशन पे। अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आप पूजा 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिएगा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हर एक देश में पड़ता है। भले ही आज से कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो सब झूठ है, मिथ है, और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया एक शब्द है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका के रीजन में आप देखेंगे वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से, एक तरफ बॉम्ब साइक्लोन आया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो है रिवर इन द स्काई, जिसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है और बॉम्ब साइक्लोन क्या है, कब ओरिजिनेट होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, इसके पीछे का फिनोमेना क्या होता है, ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है अमेरिका को, और बॉम्ब साइक्लोन और हरिकेन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके दिमाग में बढ़ने चाहिए। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। वो वीडियो आपको परचम वॉल्यूम 2 पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? परचम वॉल्यूम 2 पर वो वीडियो आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे और संडे ये 2 दिन होते हैं परचम वॉल्यूम 2 पर। यहाँ पर बर्निंग इशू, जो भी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, उस मुद्दे को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पाइनएप्पल एक्सप्रेस या फिर बॉम्ब साइक्लोन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और ये एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस हो रहे हैं या जो फिनोमेना है इसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 15th ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया 75th आर्मी डे। 75वां आर्मी दिवस जो है वो हमने 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया। हर साल इस दिन का सेलिब्रेशन किया जाता है और पहली बार जो हमारा दिल्ली रीजन है, एनसीआर रीजन है, वहाँ से बाहर बेंगलुरु में आर्मी डे को आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं? क्या 15th ऑफ जनवरी को आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था? तो आंसर है नो। 15 जनवरी को तो आर्मी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन 15th ऑफ जनवरी 1949 को हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के एम करिप्पा अपॉइंट हुए थे। के एम करिप्पा, तो के एम करिप्पा जी को चार्जेस दिए गए थे इंडियन आर्मी के। तो ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था 15th ऑफ जनवरी 1949 में। और के एम करिप्पा ने 1947 की बैटल जो थी, आज़ादी की लड़ाई, उसमें भी हमारे देश को प्रतिनिधित्व किया है। तो इसलिए 15th ऑफ जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल 75th नंबर का आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। अगर इंडियन आर्मी की कहानी को आप जानना चाहते हो तो इंडियन आर्मी कैसे बनी, तो पहले हमको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया है और उनके द्वारा जो आर्मी बनाई गई थी उसको हम ब्रिटिश आर्मी ही बोलते थे। तो ब्रिटिश आर्मी का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। फिर समय के साथ इस ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहने लगे और आज़ादी के बाद इसी को हमने इंडियन आर्मी नाम दिया, ठीक है। कंट्रीज लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, हमारे देश के लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? फ्रांसिस रॉय बुचर थे। और उनके बाद ही के एम करिप्पा जो है वो कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के बनते हैं। आज के समय में हमारे देश की जो आर्मी है वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में काउंट होती है और कंपीट करती है रशिया, अमेरिका और चाइना की फोर्सेस को। इसके अलावा 7th नंबर का आर्म फोर्स वेटरनर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया।
अब आज़ादी की लड़ाई में या इंडियन आर्मी में कई सारे हमारे जो योद्धा हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, शहीद हो गए। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसे याद करने के लिए आर्म फोर्स वेटरन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 7th नंबर का एडिशन था। कौन सा एडिशन है? 7th नंबर का, क्योंकि पहला जो था वो 14 जनवरी 2017 में सेलिब्रेट किया था। इस साल हमने 7th नंबर का आर्म फोर्स वेटरन डे 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसे जो है वो हेड किया गया था। कहाँ पर? जशवंत मैदान, देहरादून, कैंट एरिया में। हालांकि ये जो हमारा आर्म फोर्स वेटरन डे है वो 9 अलग अलग लोकेशन पे सेलिब्रेट किया गया था। उनमें से एक लोकेशन आपकी देहरादून थी। दिल्ली में भी सेलिब्रेशन हुआ है। ठीक है, अब इस दिन को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पहले जो कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के थे KM करियप्पा, वो 15 जनवरी 1949 को अपॉइंट किए गए थे, राइट। अब इनका अगर हम रिटायरमेंट देखते हैं तो 14 जनवरी को 1953 में हुआ था। तो आर्म फोर्स वेटरन डे हर साल हम 14 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 1953 में पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल KM करियप्पा रिटायर हुए थे अपनी सर्विसेज से में। ठीक है, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन को डेडिकेट किया है देश के लिए, तो उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और तीनों सर्विसेज के जो हेड हैं उन्होंने दिल्ली में इस दिन को सेलिब्रेट किया था। तो जैसा कि मैंने कहा 9 अलग अलग लोकेशन में ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। भुवनेश्वर, मुंबई, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई एटसेट्रा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इम्पॉर्टेंट डेज थे। तो 15 जनवरी को हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया और 14 जनवरी को हमने आर्म फोर्स वेटरन डे सेलिब्रेट किया। चलिए, अब यहाँ पे 2-3 पर्सन्स हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों इनको आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 11 ईयर ओल्ड कश्मीरी गर्ल बैग गोल्ड मेडल एट नेशनल स्के चैम्पियनशिप। ठीक है, अब ये SK या SQAY क्या होता है? तो एक कश्मीर का एंशियंट मार्शियल आर्ट है। ठीक है, तो इसमें नेशनल स्के चैंपियनशिप में 11 साल की कश्मीरी गर्ल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। नेशनल स्के चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जम्मू में किया गया था। मतलब ये जो चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ हुई थी? जम्मू में हुई थी, जिसमें फलक मुमताज़, ये जो दिख रही है ये कौन है? फलक मुमताज़ 11 साल की हैं, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती है और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, रिसेंटली 4 गर्ल्स हैं जिन्होंने नेशनल स्के चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये 23rd एडिशन था। कौन सा एडिशन था? ये 23rd एडिशन था। इस चैंपियनशिप को इसके फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए SQAY इसके क्या है, तो आप बोलेंगे एंशियंट कश्मीर का एक मार्शियल आर्ट है। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। हु टेक्स चार्जेस एज फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा शांति कुमारी। ये शांति कुमारी जी हैं। ठीक है, और ये पहली महिला चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव बन गई है तेलंगाना की। ठीक, इन्होंने सोमेश कुमार को रिप्लेस किया, क्योंकि सोमेश कुमार जी के टेन्योर खत्म हो गया था और उसके बाद शांति कुमारी को जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनाया गया है, मुख्य सचिव बनाया गया है। चलिए, अब ये जो इमेज दिख रही है इसमें आपको राहुल गांधी जी दिख रहे होंगे और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा में आपको एक और पर्सन इनके साइड में दिख रहे होंगे, ये हैं श्री संतोख सिंह। ठीक है, श्री संतोख सिंह चौधरी। कार्डिक अरेस्ट के कारण ये भारत जोड़ो यात्रा के समय उनका निधन हो गया है 76 ईयर्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका रिलेशन किस फील्ड से है, तो एक पॉलिटिशियन रहे हैं, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रहे हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो जालंधर थी। तो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से या कौन सा निर्वाचन क्षेत्र था जहां से ये चुनाव लड़ते थे? तो आंसर हो जाएगा जालंधर। और भारत जोड़ो यात्रा के समय इनका निधन हो गया है। इन्होंने 2014 और 2019 में जो जनरल इलेक्शंस को कम्पीट किया था। चलिए, अगले पर्सन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगले पर्सन है मिसेल सेंटागिला। ठीक है, इटालियन मैन है। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय क्रिएटिंग मिरर टाइपिंग बुक इन एंशियंट लैंग्वेज। तो इटली के शख्स हैं जिन्होंने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 81 बुक्स को जो है वो मिरर टाइपिंग की है, मिरर राइटिंग की है, बैकवर्ड कह सकते हैं कि बैकवर्ड राइटिंग इन्होंने की है, जिसके बाद इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है।
ठीक है। इन्होंने हमारे जो एंशियंट वेदास हैं, चारों वेदाओं को भी ट्रांसलेट किया है और उसके लिए भी इन्होंने एक कॉपी तैयार की है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट हमको मिलती है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इटालियन मैन मिशेल सेंटाग्लिया, इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टाइपिंग कॉपीज ऑफ 81 बुक्स बैकवर्ड, विच इज कॉल्ड द मिरर टाइपिंग। और मिरर टाइपिंग के लिए किससे इंस्पायर हुए हैं? तो लियोनार्डो दा विंची से ही इंस्पायर होकर इन्होंने ये 21 बुक्स टाइप की हैं। ठीक है। इन्होंने 16 कंप्यूटर कीबोर्ड्स का यूज़ करके साइमल्टेनियसली ये बुक जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में टाइप करने का काम किया, जिसको मिरर टाइपिंग नाम दिया जा रहा है। और इन्होंने इंडियन वेदास को भी यहाँ पर रिवर्स टाइपिंग की है। नेक्स्ट बात करेंगे, द शॉल ऑफ स्टील चैलेंज वॉज लॉन्च इन उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में सॉल ऑफ स्टील चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ठीक है। बेसिकली ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क एरिया है, नंदा देवी नेशनल पार्क में 7,000 मीटर से ऊंची काफ़ी सारी पीक्स आपको वहाँ पे मिलेंगी और वहाँ पर ये पूरा आयोजन किया गया है सॉल ऑफ स्टील। बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड में किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और काफ़ी कुछ चैलेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो सॉल ऑफ स्टील चैलेंज वॉज लॉन्च इन उत्तराखंड। जनवरी 14 में इसको लॉन्च किया गया है हाई एल्टीट्यूड में, और बेसिकली जो लोकेशन होती है वो नंदा देवी नेशनल पार्क होता है। इंडियन आर्मी और क्लॉ CLAW दोनों के बीच में MOU साइन किया गया और एडवेंचरस स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए और उत्तराखंड टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए दोनों के द्वारा मिलकर सॉल ऑफ स्टील चैलेंज को लॉन्च किया गया है। क्लॉ जो है वो एक ग्लोबल सेटअप है जिसको 2019 में तैयार किया गया था। ठीक है। विवेक जैकब के द्वारा इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पास द वीमेन रिजर्वेशन बिल। तो रिसेंटली उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो ये घटना है 2006 की। 2006 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा था कि जो महिलाएं हैं, जो डोमिसाइल जिनके पास उत्तराखंड का है, मतलब उत्तराखंड की मूल निवासी हैं, उनको 30% रिजर्वेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में मिलेगा। तो उसे चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप यहाँ पे जो है वो डोमिसाइल के आधार पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए आप पार्लियामेंट से एक्ट पास कराना चाहिए, स्टेट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ऐसा करके इसे चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस फिर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पास किया गया था और इस बिल को फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तराखंड की वहाँ से पास किया गया और फिर फाइनली यहाँ पे गवर्नर गुरमीत सिंह जी का यहाँ पे असेंट मिला और फाइनली ये जो एक्ट है वो बिल में कन्वर्ट हो गया। सो उत्तराखंड गवर्नर है गुरमीत सिंह, उन्होंने इस बिल पे साइन किए और प्रोवाइड किया है 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल वीमेन सिटीजन ऑफ द स्टेट इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। तो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में जो मूल निवासी महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनको 30% रिजर्वेशन जो है वो सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ठीक है। इस बिल को नवंबर 30 के विंटर सेशन में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था और फाइनली अब यहाँ पर गवर्नर इस पे साइन कर दिए हैं। इस बिल का एकमात्र उद्देश्य है इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो 14वें नंबर की वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फेब 2023 में सिडको कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है। 16 से 18 फरवरी 2023 मुंबई महाराष्ट्र में। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन है। अब खास बात यह है कि डिफरेंट पॉलिसी मेकर हो गए, स्पाइस ट्रेड एसोसिएटर हो गए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेट्स हो गए और G20 के जो डेलीगेट्स थे वो सभी लोग यहाँ पर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और इसका एक उद्देश्य है कि भारत को मसालों के लिए ये स्पाइस के सेक्टर में एक हब बनाना इसका उद्देश्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एंशिएंट समय से ही भारत जो है वो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। हमको पता है कि जो यूरोपियंस आए थे या यूरोप से जो अलग अलग लोग भारत में आए थे वो बेसिकली मसालों के लिए ही आए थे। तो एंशिएंट समय से ही मसालों के लिए भारत को जाना चाहता है। ऑब्जेक्टिव है टू ओपन अप न्यूअर अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। अब यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो रखी गई है स्पाइसेस। थीम भी नाम क्या है? स्पाइसेस। लेकिन यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि आई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, इसलिए हमें पूरा पता होना चाहिए। स्पाइसेस में एस है पहला, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन,
एक्सीलेंस एंड सेफ्टी यहाँ पर स्पाइसेस का फुल फॉर्म है। और जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मीटिंग हो रही है 14 यहाँ पे 16 ऑफ फेब से 18 ऑफ फेब 2023 के बीच में मीटिंग जो होगी उसके लिए ये थीम है। तो 16 से 18 फरवरी 2023 में 14वें नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा 17 फेब 2023 को ट्रॉफीज और अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू एक्सीलेंस इन स्पोर्ट ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये वर्ल्ड स्पाइस जो आपका सेंटर है या वर्ल्ड आपका स्पाइस कांग्रेस का आयोजन जो है वो कौन कंडक्ट करा रहा है? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कंडक्ट करा रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि मुंबई में कंडक्ट हो रहा है तो अपने भाषण में इन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसिंग स्पाइसेस। तो महाराष्ट्र सबसे अधिक मसाले उत्पादित करने वाले राज्यों में से एक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया। सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस 2 GI टैग टर्मरिक वेराइटी। महाराष्ट्र 2 GI टैग हल्दी की जो प्रजाति है या वेराइटी है उनको प्रोड्यूस करती है एंड 1 GI टैग चिली वेराइटी। ठीक है। कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र और ऑल्सो नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ GI टैग कोकुम। तो कोकुम का जो प्रोडक्शन होता है GI टैग कोकुम का वो भी महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में होता है। द स्टेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब फॉर द स्पाइसेस। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब, सबसे अधिक मात्रा में निर्यात अगर किया जाता है तो वो महाराष्ट्र से किया जाता है। महाराष्ट्र भी उनमें एक शामिल है। पहली बार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 1990 में हुआ था, 1990 में, और ये 14th नंबर का एडिशन है जो कि 16 से लेके 18 फेब 2023 में आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन शिलोंग मेघालय। तो ऑनलाइन गेमिंग पर आधारित भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि जो अगर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कीजिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आप अडॉप्ट कीजिए और गेमिंग के सेक्टर में आप नए नए गेम्स बनाइए। गेमिंग के सेक्टर में आपको नए सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग है तो हम आपको एक ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड कर देते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हम तैयार कर देते हैं और ये सब मैत्री के अंदर काम करेगा। ऐसी बात आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा कही गई है। सो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन शिलोंग बाय मार्च। तो मार्च तक इसको सेटअप कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम भारत में तैयार हो सके। और आपको पता है कि अब जो ऑनलाइन गेमिंग है उसकी नोडल एजेंसी भी मैत्री को बना दी गई है और मैत्री जो है बहुत जल्दी ड्राफ्ट भी तैयार करेगी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए। ये बात भी आपको पता है। मैत्री विल ऑल्सो सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन शिलोंग, जिससे ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। लगभग 10 एकड़ के कैंपस में मार्च तक यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर जो है शिलोंग मेघालय में सेटअप कर दिया जाएगा, जो कि भारत का पहला होगा। मेघालय की बात करते हैं तो असम से अलग कर 1972 में फुल स्टेट असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया था। आप ये पूरा मेघालय का मैप देख सकते हैं और मेघालय में जो है कई सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो एथिक ग्रुप है मेघालय में वो खासी ट्राइब है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मेघालय क्या है? खासी है। इसके अलावा गारो और जैंतिया ट्राइब भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। क्लाउडेड लेपर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी बना हुआ था। क्लाउडेड लेपर्ड जो है स्टेट एनिमल है मेघालय का और हिल मैना स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर क्या है? लेडी स्लीपर ऑर्चिड जो है वो स्टेट फ्लावर है। अब यहाँ पर पूरे मेघालय में केवल एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा है? नॉरकेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में देखने को मिलेगा। जो लिविंग रूट ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है वो मेघालय में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स के समय शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है अबाउट मेघालय। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला। हमारे देश में अगर मेलों की बात करें तो काफ़ी सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, स्पेशली जो मकर संक्रांति का समय होता है तो उसमें तो कई सारे जगहों पे मेलों का आयोजन किया जाता है।
हमारे देश में लगने वाला सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला होता है और कुंभ के मेले के बाद सबसे अधिक जो लोग शामिल होते हैं वो गंगा सागर मेले में होते हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन जो है वो सागर आइलैंड में होता है। कहाँ पर होता है? सागर आइलैंड में होता है और सागर आइलैंड आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो 12 जनवरी से लेकर 14 ऑफ जनवरी तक गंगा सागर मेला का आयोजन किया गया मकर संक्रांति के अवसर पर। कहाँ पर? सागर आइलैंड में। ठीक है, सागर आइलैंड में, जहाँ पर कपिल मुनि जी का टेम्पल भी है और बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाने का काम करते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास आपको यहाँ पर एक सागर आइलैंड देखने को मिलेगा। मैं भी आपको मैप पे भी समझा देती हूँ कि सागर आइलैंड की लोकेशन क्या है। तो सागर आइलैंड इज अ आइलैंड इन द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में आता है, लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द बे ऑफ बंगाल, अबाउट 100 किलोमीटर या 54 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ द कोलकाता। ठीक है, तो ये तो हो गई सागर आइलैंड की लोकेशन। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का मैप है। वेस्ट बंगाल में जो साउथ 24 परगना है यहाँ पर, ये है ना, इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो काकद्वीप के पास आपको यहाँ पर सागर आइलैंड देखने को मिलेगा और यहीं पे कपिल मुनि जी का टेम्पल भी है और यहीं पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन रेलवे टू स्टार्ट भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन अयोध्या टू जनकपुर। तो यहाँ पर देखिएगा, बेसिकली भारत और नेपाल के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, दोनों के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ अप करने के लिए दोनों देशों के बीच में भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की बात की गई है, जिसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर। ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो नेपाल, अयोध्या से आपको यहाँ नेपाल और जनकपुर तक जाएगी और काफ़ी सारे जो पवित्र स्थान हैं भगवान राम से एसोसिएटेड है उनको कवर करेगी। इस ट्रेन को ऑपरेट करने का काम IRCTC करेगा और ये जो ट्रेन है वो 17 फरवरी 2023 से शुरू की जाएगी और लगभग 7 डेज का ये पूरा टूर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी? अयोध्या से जनकपुर जाएगी। मतलब भारत से नेपाल के बीच में ये रिलेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है इंडिया फास्टेस्ट पेमेंट ऐप पे रूप लॉन्च्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, बेंगलुरु में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और बेंगलुरु में फिर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप जिसका नाम है पे रूप। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है, जिसे बेव 3.0 टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। इसके ज़रिए यूज़र्स को एक नया एक्सपीरियंस होगा। इसके ज़रिए आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लैंडलाइन का बिल हो, गैस बिल हो, मोबाइल रिचार्ज हो, ब्रॉडबैंड, DTH और डिफरेंट परचेजेस कर सकते हैं, स्कूल की फ़ी जमा कर सकते हैं, रेंट जमा कर सकते हैं और कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारी फैसिलिटी के साथ इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप कौन सा बन रहा है? पे रूप बन रहा है। इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स है, हालांकि न्यूज़ और भी है, तो वो सारी बातों को हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल जो है वो 4 बजे हमारे हिस्टोरिकल फिगर सीरीज़ में एक नए फिगर के बारे में, उनकी बायोग्राफी को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप 4 बजे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द इंडियन हाई कमिश्नर हैज साइन एन MOU टू सेट अप अ हिंदी चेयर एट सवरगौमा यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री। तो सवरागुमा विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर या हिंदी पीठ का स्थापना करने के लिए इंडियन हाई कमिश्नर ने किसके साथ MOU किया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। वहीं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी के द्वारा पनामा के साथ भी हमने MOU साइन किया है डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। और अगर इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो अभी अर्जेंटीना में भारतीय एक टीम गई थी, 3 मेंबर्स थे। उन्होंने वहां पर 2 लिथियम की और एक कॉपर की माइन को डिस्कवर किया है और आपका बोलिविया, चाइल और अर्जेंटीना को मिला दिया जाता है, तो वहां पर लिथियम ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। The new Integrated Food Security Scheme has been named as the PMGKAY by the Union Cabinet। तो रिसेंटली इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है, तो पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो पूरा नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, इन विच सिटी द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम द 16 to 18 Feb 2023। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी के बीच में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, कब से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की शुरुआत हुई है? तो 1990 से हुई है। ठीक है, और थीम क्या है? तो थीम भी स्पाइस है, स्पाइसेस है, आपको बस इनका फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो बाय हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अर्थव्यवस्था को कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान बताया है? तो आंसर हो जाएगा 6.9%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। India fastest payment app recently launched, which is built on the cutting edge technology of Wave 3.0. What is the name of this app? तो भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाले एप्लीकेशन को रिसेंटली बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है और इसका नाम है पेरूप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली काफ़ी सारी बुक्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो उनमें से ही एक बुक है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस बुक को लॉन्च तो मनसुख मंडाविया जी ने कर दिया है, लेकिन इस बुक के ऑथर कौन है या को ऑथर कौन है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिए। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी सारी न्यूज़ जो भी रह गई हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं विदिशा के बारे में बताना है और भी न्यूज़ ऐड करनी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड